हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 के बारे में। ये फेब से लेके अप्रैल तक आ, होगा पूरा करंट अफेयर्स 2022 का। इसमें हम बेसिकली जो बात करेंगे वो बड़े सारे एक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स सारा कवर होगा इसके अंडर जो हम बात करने वाले हैं। तो इसमें आप देखो तो ये आपका फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का है जो अपडेटेड मटेरियल 1 पे है। उसके बाद भी जो मटेरियल आते रहेंगे वो आते रहेंगे। और इसके अलावा PT 365 पॉलिटी भी कवर कर रखा है मैंने 2022 का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। अब पॉलिटी में आप देख सकते हो आज पॉलिटी पूरा ख़त्म हो जाएगा। और इसमें सिंपल सिंपल आपका इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, वो सारे हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे पहला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करा है, जिसमें जो सेंटर है उसने फाइल नहीं करा काउंटर एफिडेविट ऑन प्ली, जो सीक करता है माइनॉरिटी स्टेटस हिंदूज़ के लिए कुछ स्टेट्स में जहाँ पे उनकी जो नंबर है वो कम है। ठीक है, अब इसमें ये रिलाई करता है मेजॉरिटी जजमेंट आपका जो 2002 का TMA पाई केस था, जो बेसिकली ले डाउन करता है पर्पस जो है आर्टिकल 30 का। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है कंसिडर करते हैं स्टेट वाइज। दस ये डायरेक्शन देता है सेंटर को और ले डाउन करता है गाइडलाइंस आइडेंटिफिकेशन माइनॉरिटी का स्टेट लेवल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 29 और 30 जो है इम्पॉर्टेंट है। कोई भी सेक्शन जो सिटीजन का है वो कंजर्व करता है लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को। जितने भी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है जो इस्टेब्लिश करती है, एडमिनिस्टर करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनकी चॉइस का। और यहाँ पे आप देखो तो राइट टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ये इम्पॉर्टेंट है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट इन मैटर ऑफ स्टेट एड, जो कि ग्राउंड है बेसिकली मैनेजमेंट करता है। मतलब कहने का मतलब है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकती हैं। ठीक है, और स्टेट भी कर सकती है। ठीक है, राइट टू सिटीजन अगेंस्ट डिनाइल ऑफ एडमिशन टू एनी स्टेट मेंटेन और स्टेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये भी है। तो ये आप देख सकते हो माइनॉरिटीज़ को मिलता है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को। तो उसी के बारे में बात करेंगे। हिंदूज जो माइनॉरिटी में है उनको ये मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो ये इस पे बात करता है। तो इसमें केस लॉ इम्पॉर्टेंट है जो TMA पाई केस है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की हम बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी जो है या प्लूरल फॉर्म में जो यूज़ करते हैं वो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक बात करते हैं। और 358 और 350B भी इम्पॉर्टेंट है, बट डिफाइन नहीं करते कहीं भी कि एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये जो कंसीव है माइनॉरिटी वो एक ओपन कैटेगरी है जो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिस्टिंक्टिव ग्रुप्स को। ठीक है, आर्टिकल 29 जो है जो वर्ड है आपका माइनॉरिटी वो मार्जिनल हेडिंग है, बट ये बोलता है कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था जो स्कोप है इसके आर्टिकल का वो नेसेसरी नहीं है माइनॉरिटीज़ में एज वर्ड सेक्शन ऑफ सिटीजन एंड आर्टिकल जो इंक्लूड करता है माइनॉरिटीज़ एज वेल एज मेजॉरिटी को भी। आर्टिकल 30 जो है वो दो कैटेगरीज की बात करता है माइनॉरिटीज़ की, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। ठीक है, अगर दोनों आर्टिकल को कंफर्म करते हैं 4 डिस्टिंक्ट राइट मिलते हैं माइनॉरिटीज़ में। ठीक है, जो आप इन्फोग्राफिक में आप देख सकते हो, हम अभी देखेंगे इसमें भी। यहाँ पे माइनॉरिटी एजुकेशन राइट्स में क्या बात करता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ करा है इंटरवीन करने में पटिशन जो चैलेंज करता है कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी सेक्शन 1 क्लॉज 4 और सेक्शन 1 क्लॉज 5 जो कि RTI का है 2009 का। अब कौन कौन से एक्ट ये सेक्शन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 1 क्लॉज 5 जो है ये बेसिकली एग्जाम्पशन देता है मदरसा को जो मुस्लिम्स का होता है, वैदिक पाठशाला जो हिंदू का है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइमरी जो इम्पार्ट करती है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उसके एम्बेट में। फिर सेक्शन 1 क्लॉज 4 जो है प्रोटेक्ट करता है एक्ट को, और ये सब्जेक्ट है आर्टिकल 29 और 30 कॉन्स्टिट्यूशन का।
सुप्रीम कोर्ट के क्या विचार हैं रेगुलेशन जो है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। पहला केस है TMA पाई फाउंडेशन केस, जिसमें राइट ऑफ माइनॉरिटी जो है अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 वो एब्सोल्यूट नहीं है, ना अबव है लॉ के, और रेगुलेट करता है, फ्रेम करता है नेशनल इंटरेस्ट में, और ये नेसेसरी अप्लाई करते हैं जितने भी इंस्टीट्यूशन है। SKMD रफाई क्यू केस जो है 2020 का इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे रेगुलेशन जो है परमिसेबल है इफ़ इट इज़ इंटेंडेड कि वो इंश्योर करते हैं एक्सेलेंस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में। 2014 में प्रामती जजमेंट जो है इसके एंटायर RTA एक्ट में नॉन एप्लीकेबल है माइनॉरिटी स्कूल्स में। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिमेनिंग जो आर्टिकल्स है 350 और 350A-B वो आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ पे ही है। 350A जो है वो इंस्ट्रक्शन देती है मदर टंग में प्राइमरी स्टेज पे, और 350B जो है स्पेशल ऑफिसर्स जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात करता है। अदर कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये स्टेटस पे देखता है और राइट्स ऑफ माइनॉरिटी पे देखता है। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस और प्रोपेगेंडा है रिलीजन का, जो कि आर्टिकल 25 है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है आर्टिकल 26। फिर फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन जो है आर्टिकल 27 भी है। फिर यहाँ पे फ्रीडम एज टू अटेंड कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप कुछ सर्टन एक्सेप्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है आर्टिकल 28। ठीक है। स्पेशल प्रोविज़न जो है यहाँ पे लैंग्वेज स्पोकन को दी गई है, जो एक सेक्शन है पॉपुलेशन का स्टेट का, आर्टिकल 347 है। यहाँ पे लैंग्वेज जो यूज़ होती है रिप्रेजेंटेशन में जो कि रिड्रेस करते हैं ग्रीवेंसेस को, आर्टिकल 350, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पे अब इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देख लेते हैं। पहला जो है वो है केरला एजुकेशन बिल 1958 में। बेसिकली ये क्वेश्चन करता है असर्निटी जो असर्टेन करता है स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। फर्स्ट जो आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कोर्ट है वो स्टेट करता है माइनॉरिटी सिंपली जो एक कम्युनिटी है जो न्यूमेरिकली बहुत कम है, 50% से भी ज़्यादा कम है, बट वो रिमेन होती है अनक्लियर रिगार्डिंग 50% की क्या है, वेदर जो न्यूमेरिकल इन्फीरियरिटी है वो लिमिटेड है इंटायर कंट्री तक, या जो इंटायर स्टेट है या पार्ट देयरफॉर वो स्टेट नहीं है। इसके अलावा DAV कॉलेज केस भी है 1971 का। इसमें ये हेल्ड हुआ था कि रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है वो डिटरमाइन होंगी ओनली इन रिलेशन टू पर्टिकुलर लेजिस्लेचर। ठीक है, कि वो पर्टिकुलर लेजिस्लेचर पे ही डिटरमाइन होगी, जो कि इम्प्यूड होगी। अगर जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट के हिसाब से अगर बात करें तो चैलेंज होगा, माइनॉरिटी जो है कैलिब्रेट करेंगे और जो रेफरेंस होगा होल पॉपुलेशन पे होगा, होल ऑफ इंडिया पे होगा, नॉट ओनली वन स्टेट। तो ये केस इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका बाल पट्टी केस जो है, ये ट्रीट करता है रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को डिफरेंटली, दोनों में अंतर बता रहा है। वाइल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है बेसिस पॉपुलेशन के बेस पे होती है, जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट में होती है। ठीक है, पर रिलीजियस माइनॉरिटी जो है पॉपुलेशन के होती है एट स्टेट लेवल। ठीक है, जो मिलिटेट करती है अगेंस्ट द इंटीग्रिटी या सेक्युलर फैब्रिक की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे इसके अगेंस्ट है ये। ठीक है, तो ये दोनों में इसलिए डिफरेंस है 2005 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका वन नेशन वन लैंग्वेज। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने ये अर्ज करा है कि हिंदी को एज अ लिंगुआ फ्रांस से यूज़ करा गया रैदर देन इंग्लिश को इन इंटर स्टेट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये है न्यूज़ रिसेंटली की। अब सभी को पता है हिंदी लैंग्वेज जो है इंडो आर्यन ब्रांच पे है, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ये डिसेंट हुई है संस्कृत से, जो कि एंशिएंट लैंग्वेज है इंडिया की। हर साल ये इम्पॉर्टेंट है, सितंबर 14 जो है ऑब्जर्व करते हैं हिंदी डे थ्रू आउट इंडिया। हिंदी जो है अडॉप्ट हुई थी बाय इंडियन लीडर्स एज अ सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हिंदी बहुत यूज़ करी गई है। महात्मा गांधी जी ने बहुत हिंदी में यूज़ करा था स्लोगन को, जो यूनाइट करते हैं, और इसीलिए इसको लैंग्वेज ऑफ यूनिटी भी बुलाया था। 1949 में CA जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उन्हें अडॉप्ट करा था हिंदी, और इंग्लिश भी अडॉप्ट करा था एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज करा था, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, कोई इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। 1950 में फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करा था हिंदी को, जो देवनागरी लिपि में देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट 343 है। फिर 13 साल बाद 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है पास हुआ था, जो प्रोवाइड करता है इंग्लिश को कि वो यूज़ होगी अलॉन्ग विथ हिंदी
जो कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन पे होगी। आज के टाइम पे 8 शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो स्पेसिफाई करता है 12 लैंग्वेजेस जो कि हिंदी में है, ठीक है, जिसमें हिंदी भी है, ठीक है, जिसमें हिंदी है 12 लैंग्वेज 8 शेड्यूल में जो है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो प्रमोट करता है हिंदी वो है आर्टिकल 120 और 210। तो लैंग्वेज जो यूज़ होती है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेशन में वो एक ऑप्शन देती है, ट्रांस एक्ट करती है हिंदी और इंग्लिश को भी। आर्टिकल 344 जो है क्लॉज 1 जो है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट्री कमेटी या कमीशन जो है हर 10 साल होता है, जो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि वो रिगार्ड करे प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज जो कि ऑफिशियल पर्पज़ के लिए होगी यूनियन के लिए, और रिस्ट्रिक्ट करती है इंग्लिश को। आर्टिकल 351 जो है ये स्प्रेड करता है हिंदी को एज अ लैंग्वेज जो डेवलप करता है और ये एक मीडियम की तरह एक्ट करता है, जो जहाँ पे लोग सारे लोग मिलके एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को और कॉम्पोजिट कल्चर जो इंडिया का है। नेक्स्ट है फ़ोन टैपिंग। तो ये रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक IPS ऑफिसर थे अंडर द प्रोब इन्वेस्टिगेशन समझ लीजिए फॉर टैपिंग द फ़ोन्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो पॉलिटिकल लीडर्स के फ़ोन टैप कर गए IAS ऑफिसर के द्वारा 2019 में, ठीक है। फ़ोन, अब यहाँ पे समझ लेते हैं फ़ोन टैपिंग क्या होती है, फिर हम रेगुलेशन देख लेते हैं कि क्या चक्कर है। यहाँ पे फ़ोन टैपिंग जो है ये मॉनिटर करता है इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। फ़ोन जो थर्ड पार्टी यूज़ करती है सीक्रेट मीन्स। फ़ोन टैपिंग का मतलब है वायर टेपिंग या लाइन बगिंग या इंटरसेप्शन होता है फ़ोन का। ये पहला बार हुआ था USA में 1890s में। फिर इंटरवेंशन हुआ आपका इन्वेंशन हुआ टेलीफोनिक रिकॉर्डर का, ठीक है। लीगल प्रोविज़न क्या है इंडिया में? इंडिया में है इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट है 1885 का, जो इसके बारे में बात करती है, ठीक है। यहाँ पे पावर्स क्या है फ़ोन टैपिंग के? तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो टैप कर सकती है फ़ोन सेक्शन 5 क्लॉज 2 इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट के हिसाब से 1885 का। यहाँ पे स्टेट्स जो है पुलिस के पास पावर है कि वो टैप कर सकती है फ़ोन्स को। सेंटर के पास पावर है कि जिसमें 10 एजेंसी है ऑथराइज कर सकती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, CBI, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट ट्रेड है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, रॉ है, डायरेक्टोरेट है सिग्नल इंटेलिजेंस का, या दिल्ली पुलिस कमिश्नर का, वो कर सकती है इसको। टैपिंग जो है हो सकती है, कोई भी एजेंसी इसको कंसिडर कर सकती है इलीगल। ग्राउंड्स क्या है फ़ोन टैपिंग के? फ़ोन टैपिंग हो सकती है सेंटर और स्टेट के द्वारा अगर वो सेटिस्फाइड है कि वो ये जो कर रहे हैं वो पब्लिक सेफ्टी के पर्पज़ से कर रहे हैं और इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, या फ्रेंडली रिलेशन जो है फॉरेन स्टेट के साथ करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पशन क्या है फॉर प्रेस मैसेज जो है वो इंटेंडेड है कि वो पब्लिश होगी इंडिया में, करस्पॉन्डेंस के क्रिएट होते हैं यहाँ पे सेंटर और स्टेट का, वो इंटरसेप्ट नहीं होगी या डिटेन नहीं होगा अनलेस यहाँ पे ट्रांसमिशन जो है प्रोहिबिट हो इस सब सेक्शन में, ठीक है। पावर जो इशू करते हैं ऑर्डर फॉर फ़ोन टैपिंग, यहाँ पे रूल 419A है इंडियन टेलीग्राफिक अमेंडमेंट रूल्स 2007 का, जो फ़ोन टैपिंग ऑर्डर्स की बात करता है, जो कि सेक्रेटरी और यूनियन मिनिस्ट्री जो है होम अफेयर्स की वो देखता है। और जो ऑर्डर है ये कन्वे करता है सर्विस प्रोवाइडर को राइटिंग में, और ये टैप कर सकते हैं बेगिंग को। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और वो रिकॉर्ड करती है रीजंस को जो टैप करती है राइटिंग्स में। इसके अलावा यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस हैं जो यहाँ पे इशू करते हैं लोअर अथॉरिटीज़ को। इसमें ये बड़े सारे ऑफिसर्स आते हैं ये जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे होते हैं, ठीक है। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का सेंट्रल लेवल पे, या ऑथराइज है ऑफिसर्स जो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्टेट लेवल पे। जो ऑर्डर है वो कम्युनिकेट होते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, उसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो फ़ोन टैपिंग पे है, पहला है शेड्यूल 7 टेलीफोन्स, यहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस है जो मेंशन होते हैं एंट्री 31 यूनियन लिस्ट का। राइट टू प्राइवेसी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। टेलीग्राफिक टेलीफोन कन्वर्जेशन जो है इम्पोर्टेंट फैसेट है।
पर्सनस का प्राइवेट लाइफ का। टेलीफोनिक टैपिंग जो है वो इन फ्रेट होती है आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का, अनलेस जो परमिटेड अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पे, अगर जो पर्सन है वो फ़ोन पे बात कर रहा है तो वो एक्सप्रेस कर रहा है इसकी खुद की और जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को। टेलीफोनिक टैपिंग जो है इन्फ्रिंज करता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, जहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि वो रिस्ट्रिक्शन पे बात करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कैसे चेक कर सकते हैं अगेंस्ट मिसयूज जो होता है पावर का फ़ोन टैपिंग का। तो लास्ट रिजॉर्ट में जो लॉ है क्लियर है कि इंटरसेप्शन जो है ऑर्डर के थ्रू होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो गलत है। टाइम लिमिट क्या है यहाँ पे, जो डायरेक्शन है इंटरसेप्शन का वो फोर्स में रहती है अनलेस वो रिवोक हो जाए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज़। ये रिन्यू हो सकता है बट वो बियॉन्ड नहीं जा सकता 180 डेज़ के बियॉन्ड नहीं जा सकता। इसके अलावा रिव्यू कमेटी भी है, कोई भी ऑर्डर जो इशू कर रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिव्यू कर रहे हैं कमेटी को जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी कर रहा है, जिसमें लॉ या टेलीकॉम सेक्रेटरीज हैं मेंबर्स, या स्टेट्स है जहाँ पे उस चीफ सेक्रेटरी के साथ आपका लॉ और होम सेक्रेटरीज हैं मेंबर्स को रिव्यू करती है कमेटी, जो सेट करती है डायरेक्टर्स ऑर्डर्स डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉपीज़, इंटरसेप्ट करती है मैसेज को या क्लास ऑफ मैसेजेस को। इसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है रिकॉर्ड्स का भी, रिकॉर्ड्स जो पर्टेन होते हैं कुछ डायरेक्शन जो कि डिस्ट्रॉय होंगे हर 6 महीने में अनलेस यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो रिक्वायर्ड है कि वो डिस्ट्रॉय करते हैं रिकॉर्ड्स को, पर्टेन करते हैं डायरेक्टर्स को जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं 2 महीने के अंदर जो कंटिन्यू कर रहे हैं इंटरसेप्शन को। इसके अलावा यहाँ पे प्रोसीजर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो मल्टीपल प्रोविजन जो यहाँ पे चेक कर रहा है इस चीज़ को वो देख लेते हैं। पहला है रिटर्न डायरेक्शन है सर्विस प्रोवाइडर को, डायरेक्टर्स जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं कन्वे कर रहे हैं डिज़ाइनर ऑफिसर्स को सर्विस प्रोवाइडर को राइटिंग में बाय ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी या कोई भी एडिशनल एसपी या इक्विवेलेंट में। डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे डायरेक्शन जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो स्पेसिफाई कर रहा है नाम, डेजिग्नेशन जो ऑफिसर का है, अथॉरिटी जहाँ पे वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं कॉल्स को डिस्क्लोज होंगे। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर्विस प्रोवाइडर की, तो डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर्स जो है यहाँ पे सर्विस के वो उनको ये सपोज है कि वो इशू करते हैं एक्नॉलेजमेंट लेटर्स को सर्विस और सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को 2 महीने के अंदर ऑन द रिसिप्ट ऑफ एन इंटीमेशन। ये फॉरवर्ड करते हैं 15 दिन को और लिस्ट ऑफ इंटरसेप्शन जो ऑथोराइज करता है रिसीव करते हैं नोडल ऑफिसर्स को सिक्योरिटी का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जो कंफर्मेशन की बात करते हैं ऑथेंटिसिटी को। ये बेसिकली एक एडुकेट और अफेक्टिव इंटरनल चेक्स देते हैं जो इंश्योर करते हैं ऑथोराइज इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस जो कि नहीं काम करते। एक्सट्रीम सिक्रेसी जो है मेंटेन होती है। इन केस ऑफ अनऑथोराइज इंटरसेप्शन यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो फाइन होंगे और इवन लूज करेंगे लाइसेंस को। रिकोर्स अगेंस्ट इलीगल फ़ोन टैपिंग, ये तो यहाँ पे अनऑथराइज टैपिंग होती है, वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी है, अग्रेड पर्सन जो है फाइल कर सकता है कंप्लेन ह्यूमन राइट्स कमीशन में अगर उनको लग रहा है। एफआईआर लॉन्च हो सकती है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जब अनऑथराइज फ़ोन टैपिंग होती है। तो यहाँ पे एडिशनल की क्या होता है कि जो अग्री पार्टी है जो मतलब जिनने सफ़र करा है, जो मतलब कंप्लेनर है जिसने कंप्लेंट फाइल करी है, वो कोर्ट में जा सकते हैं अगेंस्ट पर्सन या जो कंपनी कर रही है अनऑथराइज मैनर में उन पे फ़ोन टैपिंग। और ये आता है सेक्शन 26 क्लॉज बी इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट के अंडर, जो कि 3 साल की इनको इम्प्रिजनमेंट देगा जिसने टैप कर रहा है। पर्सन प्रोसिक्यूट हो सकता है फॉर ऑथराइज टैपिंग बट शेयरिंग ऑफ डेटा इज इन एन ऑथराइज मैनर। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपकी न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की बात करने वाला है। सेंटर ने इनिशिएट करा है प्रोसेस कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट जो क्रिमिनल लॉज का होता है, इसमें कंसल्ट करते हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रिमिनल लॉ कौन कौन से हैं इंडिया में, क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल प्रोसीजर जो फॉल करता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है, वाइल जो मैटर्स है पुलिस की या प्रिजन के अंदर वो आपके स्टेट की लिस्ट के अंदर आते हैं। 7 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ कॉन्करेंट मतलब सेंटर और स्टेट दोनों कर सकता है, और जो आपके यहाँ पे स्टेट लिस्ट में है पुलिस और प्रिजन वो आपका स्टेट से स्पेसिफिकली स्टेट देख सकता है। तो जो क्रिमिनल लॉ है वो बेसिकली आईपीसी में है 1860s में, इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 में और सीआरपीसी है 1973 में।
तो पहले जो अर्लियर अमेंडमेंट है क्रिमिनल लॉ का, ये दो 2013 का भी है, 2018 का भी है। तो 2013 में जो एक्ट है इंट्रोड्यूस करता है रेप लॉज को, जो कि स्ट्रिक्ट करता है उसको, ये निर्भया के दौरान है। ये अमेंडमेंट वाइडन करता है डेफिनेशन ऑफ रेप, सेक्शन 375 बाय इंक्लूडिंग ओरल सेक्स भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, और इन्फिल्ट्रेशन है, जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स है अगर हो रहा है वुमेन की बॉडी में एज अ क्राइम, स्टॉकिंग क्रिमिनलाइज कर दिया इस एक्ट के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर 5 साल बाद 2018 में इस को और फर्दर स्ट्रेंथन कर दिया है। जो पनिशमेंट है वो इंक्रीज़ कर दिया 7 to 10 ईयर्स। जो प्रोविजन है पनिशमेंट फॉर रेप ऑफ अ गर्ल अंडर 12 और 16 वो भी ऐड करा गया है 2018 में, क्योंकि उस टाइम पे मेरे हिसाब से जो बेबीज़ गर्ल्स के भी बहुत ज़्यादा गैंग रेप हो रहे थे, इसलिए ये आया था उस टाइम पे, जो कि बहुत ही दुखद बात है, पर यही सच्चाई है सोसाइटी में। आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये हम देख लेते हैं क्या क्या है। आईपीसी 1860s में आया था, बहुत पुराना एक्ट है, ये ब्रिटिश के टाइम का एक्ट है। मेन डॉक्यूमेंट है जो गवर्न करता है क्रिमिनल एक्ट्स को, और यहाँ पनिशमेंट जो है चार्ज होती है। ऑब्जेक्टिव इनैक्ट करता है आईपीसी, जो प्रोवाइड करता है एक जनरल और एग्जॉस्टिव पिनल कोड यहाँ पे क्राइम का है। आईपीसी एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया में। पनिशमेंट जो है आईपीसी के अंडर वो एग्जीक्यूट हो सकती है ऑफेंसेस जो कमिट होती है इंडिया के अंडर, एज वेल एज जो बियॉन्ड होती है। बट यहाँ पे लॉ जो है ट्राइड होगा इंडिया के अंदर ही। सीआरपीसी जो है 1973 का, ये एक प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस करा जाता है, जो स्टेट करता है कि पुलिस जो है मशीनरी है वो कैसे फंक्शन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, प्रोसीजर जो कोर्ट्स ने सेटअप करे हैं इन्वेस्टिगेशन के ट्रायल के, वो इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे क्लासीफाई करता है क्रिमिनल ऑफेंस को बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निशेबल, नॉन कॉग्निशेबल। प्रोसीजरल ट्रीटमेंट जो है डिफरेंट ऑफेंस का डिफरेंट होता है। जो बड़े सारे स्टेप्स भी बता रखे हैं कि कंप्लेंट फाइल होती है, जैसे एफआईआर है, आपका एविडेंस है, और फिर इंक्वायरी बैठती है, जो कि सीआरपीसी में गवर्न है। इंडियन एविडेंस एक्ट में 1872 में ये एक्ट जो है, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो एडमिनिस्ट्रेबिलिटी की बात करते हैं एविडेंस के इन द कोड ऑफ लॉ। ये प्रोविज़न बताते हैं प्रोसीजर और राइट्स के, ये प्रोवाइड करते हैं प्रोसीजर कि कैसे प्रोसीड करते हैं कोर्ट में, और कैसे इस्टेब्लिश करते हैं और क्लेम करते हैं बिफोर द कोर्ट। यहाँ पे रिसेंट लैंडमार्क जो है जजमेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बड़े सारे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्राइड करे हैं, जो क्लैरिटी देते हैं सेक्शंस पे क्रिमिनल लॉ के, जो कि कंटेम्प्रेरी टाइम की इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है कुछ सेक्शंस का क्रिमिनल लॉ में। सबसे पहला केस जो 2000 या 2020 बहुत रीसेंट केस है यहाँ पे, पहला अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें बेसिकली क्या, इस केस में जो हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स है कम्युनिटी की, या सेक्शन जो कंसर्न करते हैं, जिसमें सेक्शन 153B और 295A है आईपीसी का, उसके बारे में बात करता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि यहाँ पे डिफरेंस है हेट स्पीच में और फ्री स्पीच में, ठीक है। फ्री स्पीच में आप ओपनली क्रिटिसाइज़ करते हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, वो ठीक है, लेकिन जो हेट स्पीच है वो हेट्रेड फैलाती है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट होता है या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट है, वो चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये एक्सेसिव इम्प्रोविजेशन देता है सेक्शन 144 को ऑफ सीआरपीसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था सेक्शन 144 सीआरपीसी जो है वो यूज़ नहीं हो सकता एज अ टूल जो प्रिवेंट करते हैं लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। कोर्ट ने ये कहा माना कि सेक्शन 144 जो है ये एक रेमेडियल नहीं है, बट एक प्रिवेंटिव है, और ये एक्सरसाइज हो सकता है जब एप्रीहेंशन हो कि भाई बहुत बड़ा डेंजर है, तभी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कर्फ्यू के टाइम पे जो आपने सुना होगा सेक्शन 144 इन्फोर्स होता है। नेक्स्ट है आपका ये 2018 का है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सेक्शन 3 में क्या हुआ था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सेक्शन 377 जो है आईपीसी का क्रिमिनलाइज करता है कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो लोगों के बीच में होता है जो सेम सेक्स के होते हैं, जिसको माना जाता है कि वो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है, ठीक है। या इस केस में कोर्ट ने अपहेल्ड करा था कि राइट है इक्वल सिटीजनशिप जितने भी मेम्बर्स है LGBTIQ कमेटी को।
10 जो सेक्शन 377 है उसमें एक्सक्लूड कर दिया था इस पर्टिकुलर सेक्शन को, जो होमोसेक्सुअल्स या LGBT मतलब लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, क्वीर और एक और आई है जो उसका देख लेना आप क्या है, तो उसको ही एक्सक्लूड करता है सेक्शन 377 से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जोसेफ साइन यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2018 का, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अडल्ट्री का है। इसमें क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें स्ट्रक डाउन करा था सेक्शन 497 IPC का, जो क्रिमिनलाइज करती है अडल्ट्री, जो ट्रीट करती है एक मैरिड वुमेन को एज अ कमोडिटी ऑफ हर हस्बैंड। जो कोर्ट है उन्हें हेल्ड करा था कि जो प्रोविजन है वो जेंडर स्टीरियोटाइप पे बेस्ड है, हेंस वायलेटिव है आर्टिकल 14 को, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है आर्टिकल 15 है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और ग्राउंड्स ऑफ सेक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, उसको असेंड मिल चुकी है प्रेसिडेंट से, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये एक्ट बेसिकली रिप्लेस करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। ज़रूरत क्यों थी इस एक्ट की, क्योंकि ये मेजरमेंट लाता है टेक्निक्स जो एडवांस कंट्रीज़ में यूज़ होती है, जो क्रेडिबिलिटी देता है, रिलायबिलिटी देता है। 1980s में जो लॉ कमीशन बना था उनने बड़ी सारी चीज़ों को रिवाइज करा जो कि मॉडर्न ट्रेंड पे है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। 2003 में मालिमत कमेटी जो है रिकमेंड करती है, अमेंड करती है एक्ट को, वो एम्पावर करती है मैजिस्ट्रेट को कि वो ऑथराइज़ करे कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे ब्लड सैंपल्स हो गए DNA के लिए, हेयर, सलाइवा, सीमेन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्सपेंड करता है स्कोप और एम्बेट को, मेजरमेंट को, जो कि लिया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ, और ये हेल्प करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन लोगों का जो क्राइम में इन्वॉल्व है। ये असिस्ट करता है बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो सॉल्व करता है क्रिमिनल केस को। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स की अगर हम बात करें तो एक्सटेंड करता है आपका एम्बेट, आप देख सकते हो इसका जो फंक्शंस है, जैसे स्टोरिंग, डिस्ट्रॉइंग हो गया डिटेल्स अबाउट स्पेसिफाइड पर्सन एट नेशनल लेवल, कलेक्टिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज टू एनी अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, प्रोसीड करता है डिटेल्स विद रेलेवेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे डिसमेंटलिंग करता है डिटेल्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। तो रिटेंशन जो डिटेल्स का यहाँ पे जो एक्ट है रिक्वायर करता है डिटेल्स को कलेक्ट करता है रिटेन्ड डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो 75 ईयर्स पर रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन, जो रिकॉर्ड करती है, डिस्ट्रॉय होती है हर केस में, और ये एब्सोल्युटली यहाँ पे कन्वेक्ट नहीं होती, जो रिलीज़ होती है यहाँ पे विदाउट ट्रायल, डिस्चार्ज या कोई भी एक्वेटेड बाय कोर्ट, जो एग्जॉस्ट करती है आफ्टर ऑल लीगल रेमेडीज़। रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे डिटेल्स देती है एज़ पर द एक्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है रिफ्यूजल है, वो डिटेल्स देती है, कंसिडर करती है ऑफेंस अंडर IPC 1860। इन केस यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस या रिफ्यूजल को या पुलिस ऑफिसर या प्रिजनर ऑफिसर कलेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स मैनर प्रिस्क्राइब जो है रूल्स के अंडर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। पावर्स जो मजिस्ट्रेट के अंदर है यहाँ पे हम देख लेते हैं। अंडर दिस एक्ट जो मजिस्ट्रेट है वो बेसिकली डायरेक्ट कर सकता है पर्सन को कि वो डिटेल्स दे कि पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन का या प्रोसीडिंग जो है CRPC में। रूल मेकिंग पावर जो है एक्सटेंड करता है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक्ट जो है वेस्ट करता है रूल मेकिंग पावर ओनली इन स्टेट गवर्नमेंट। ये एक्ट जो है एक्सटेंड करता है पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट या उससे भी जो भी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रूल्स बना सकता है बड़े सारे मैटर्स पे, जो मैटर है कलेक्टिंग डिटेल्स पे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि NCRB क्या है, नेशनल क्राइम ब्यूरो, एक पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, 1986 में बना था, और ये रिपोजिटरी करता है इंफॉर्मेशन क्राइम का और क्रिमिनल का, जो असिस्ट करता है इन्वेस्टिगेशन, जो लिंक करता है क्राइम को परपेचुएटर्स में। रिकमेंडेशन जो है टंडन कमेटी की तरफ से, नेशनल पुलिस कमीशन भी है 1977 और 1981, MHA टास्क फोर्स है यहाँ पे 1985 का। रिसेंटली यहाँ पे 37th फाउंडेशन डे है जो सेलिब्रेट करता है NCRB, जो ऑब्जर्व करता है। मेजर पब्लिकेशन कौन कौन सा है, क्राइम ऑन इंडिया है, एक्सीडेंटल डेथ्स है, सुसाइड है इंडिया में, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स है इंडिया में, फिंगरप्रिंट्स है, और रिपोर्ट जो मिसिंग करती है आपका चिल्ड्रन इन इंडिया है। इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ क्या है, NC है आपकी NCST, यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी जो सोशल जस्टिस एम्पावर करती है, हाईलाइट करती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, जिसकी डाई फंक्शनल है, जो लास्ट 4 years का है, और ये डिलीवर नहीं करती एक सिंगल रिपोर्ट को पार्लियामेंट में।
तो NCST में क्या है, यहाँ पे ये अमेंड करता है आर्टिकल 338 और इंसर्ट करता है 338A कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे 89 अमेंडमेंट एक्ट है, उसके अंडर ये हुआ था 2003 का। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस अमेंडमेंट के हिसाब से जो असवाइल जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट का, रिप्लेस हुए थे दो सेपरेट कमीशन में। नियमली इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, और ये 19 फेब 2004 से आया था। फंक्शन क्या है कमीशन का, ये है आपका एज पर द सब क्लॉज 5 ऑफ द आर्टिकल 338A। इन्वेस्टिगेट करता है, मॉनिटर करता है जितने भी मैटर्स है रिलेटेड टू सेफ गार्ड, प्रोवाइड करता है शेड्यूल ट्राइब्स या इवेलुएट करता है वर्किंग ऑफ सच सेफ गार्ड, इंक्वायर करता है स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफ गार्ड ऑन ऑफ द ST, पार्टिसिपेट करता है, एडवाइस करता है प्लानिंग प्रोसेस में, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शेड्यूल ट्राइब्स में, जो इवेलुएट करता है प्रोग्रेस डेवलपमेंट का, प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को एनुअली ये चीज़ों पे देखता है यहाँ पे, और रिपोर्ट्स जो है वर्किंग ऑफ दोज सेफ गार्ड की बात करता है, रिकमेंडेशन देता है, मेजर को देखता है जो कि लेने चाहिए, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देखता है सेफ गार्ड्स का, और मेजर जो प्रोटेक्ट करता है वेलफेयर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ST का, डिस्चार्ज करता है कोई भी फंक्शन जो प्रेसिडेंट में हो सब्जेक्ट है प्रोविजन एनी लॉ मेड। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड जो अवेलेबल है आपको ST को। एजुकेशन और कल्चरल सेफ गार्ड की बात करें तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 भी है, स्पेशल प्रोविजन देता है एडवांसमेंट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो कि ST में आते हैं। प्रोटेक्शन यहाँ पे इंटरेस्ट और माइनॉरिटी के बारे में बात करता है जिसमें ST भी आते हैं। आर्टिकल 46 जो है प्रमोट करता है स्पेशल केयर और एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वीकर सेक्शन के होते हैं। SC ST आते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं उनको सोशल इंजस्टिस से या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से। आर्टिकल 358A है जो आपका इंस्ट्रक्शन देता है मदर टंग में। सोशो इकोनॉमिक सेफ गार्ड की बात करें आर्टिकल 23 जो प्रोहिबिट करता है टैरिफ को ह्यूमन बींग्स में बेकार या कोई भी सिमिलर फॉर्म जो फोर्स लेबर की है। आर्टिकल 24 जो है फोरबिड करता है चाइल्ड लेबर को। आर्टिकल 244 क्लॉज 1 प्रोविजन जो देता है 5th शेड्यूल में देता है जो अप्लाई करता है एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल देता है कोई भी स्टेट शेड्यूल एरियाज़ में, शेड्यूल ट्राइब्स में, कोई भी स्टेट या कोई भी अदर एरिया जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है जो कवर्ड होते हैं 6th शेड्यूल के अंडर। आर्टिकल 275 जो है ग्रांटिंग एड देता है स्पेसिफाइड स्टेट्स में जो कि 5th और 6th शेड्यूल में बात करता है। इसके अलावा यहाँ पे पॉलिटिकल सेफ गार्ड जो है आर्टिकल 164 क्लॉज 1 है जो प्रोवाइड करता है ट्राइब्यूनल अफेयर्स मिनिस्टर्स को बिहार, MP और उड़ीसा में। आर्टिकल 330 है जो रिजर्वेशन देता है लोकसभा में। आर्टिकल 337 है रिजर्वेशन जो ST को देता है स्टेट लेजिस्लेशन में। आर्टिकल 334 जो है 10 ईयर का यहाँ पे रिजर्वेशन देता है जो अमेंड होता है सेवरल टाइम्स में। आर्टिकल 243 जो है रिजर्वेशन देता है पंचायत में। आर्टिकल 371 जो है स्पेशल प्रोविजन देता है एनी स्टेट्स में और मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और सिक्किम में। इसके अलावा सेफ गार्ड जो है बड़े सारे लॉज में भी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और 1989 में जो बेसिकली 3 यहाँ पे लॉ बनाता है। बॉन्डेड लेबर है अबॉलिशन एक्ट 1976, फिर आपका चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, फिर स्टेट एक्ट और रेगुलेशन जो कंसर्न करता है एलिनेशन रिस्टोर करता है लैंड बिलोंगिंग टू ST। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, फिर पंचायती राज है 1996 का, फिर मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का। ये लास्ट पार्ट है जिसको हम खत्म करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कर्नाटका हाई कोर्ट का आप सभी को बताया कि जो हिजाब है वो रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम फेथ में और वो प्रोटेक्ट नहीं होती आर्टिकल 25 में। और रूलिंग जो आई थी वो पटिशन में आई थी कि राइट टू वेयर होना चाहिए हिजाब या कोई भी हेड स्कार्फ्स अलॉन्ग विद यूनिफॉर्म इनसाइड क्लासरूम जो कि बेतुका है। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी ये बोल दिया था कि ये जो है एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं है और आर्टिकल 25 इसमें कुछ रोल नहीं प्ले करेगा। तो यहाँ पे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इवॉल्व कैसे हुई पहले ये देख लेते हैं। तो पहला सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था शिरूर मुत केस 1954 में जो प्रोटेक्ट करता है कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस जो कि एसेंशियल है और इंटीग्रल है रिलीजन को। कोर्ट ने हेल्ड करा था कि जो रिलीजन है वो कवर करेगा रिचुअल्स प्रैक्टिसेस को जो इंटीग्रल है रिलीजन को या उनको देखता है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिटरमाइन करता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस जो रिलीजन का है। ये अटेम्प्ट करता है कि डिफ्रेंशिएट करता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस को जो कि लिए गए थे बड़े सारे जजमेंट में। ठीक है,
रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे रीजनेबल अकोमोडेशन है, ये आर्ग्यू करता है कि रिसेंट कर्नाटका वर्डिक्ट जो है, जो हिजाब के ऊपर है, वो ओवरलुक करता है द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन। रीजनेबल अकोमोडेशन क्या है कि प्रिंसिपल की बात करता है जो प्रमोट करता है इक्वालिटी, इनेबल करता है ग्रांट ऑफ पॉजिटिव राइट्स, प्रिवेंट करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी, हेल्थ और कंडीशन ऑफ पर्सनल बिलीफ। जो प्रिंसिपल ये यूज़ होता है ये बेसिकली आपका प्रोवाइड होता है अनलेस कोई हार्डशिप फेस हो। ये बेसिकली डिसेबिलिटी राइट सेक्टर पे ज़्यादा काम करता है। इंडिया में राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है उसको डिफाइन करता है इस चीज़ को, ठीक है। लीगल एंटिटी स्टेटस की अगर हम बात करें तो इन्वोक करता है पेरेंट्स पैट्रिया जुरिडिक्शन, जो मदर हाउस कोर्ट यहाँ पे बिस्टो करता है लीगल एंटिटी। और स्टेटस जो है यहाँ पे नेचर की बात करता है और राइट करता है स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि प्रोटेक्ट करे। पहले यहाँ पे 2017 में उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने ग्रांट करा था यमुना और गंगा जो है रिवर्स, उनके पास सेम लीगल स्टेटस है एज ह्यूमन बींग्स। हावेवर ये सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया था। ऑल्सो 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डिक्लेयर करा था जो एंटायर एनिमल किंगडम है, एवियन और एक्वाटिक है, उनके पास भी लीगल एंटिटी वो भी लीगल एंटिटीज़ है। सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर कोर्ट रूल करता है कि मदर नेचर के पास राइट्स है, ड्यूटीज़ है, लाइबिलिटी है कि वो लिविंग पर्सन जैसे एंजॉय कर रहा है, तो कोर्ट को ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो भी पार्ट है बेसिक ह्यूमन राइट्स का और राइट टू लाइफ है। तो इससे क्या होगा कि एक्सपेंशन होगा इन्वायरमेंटल लॉ का और बिहेवियर चेंज होगा, ठीक है। पेरेंट्स पैट्रिया मेरी लैटिन बेकार है तो प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, इसका मतलब है पेरेंट ऑफ द नेशन। गार्डियनशिप स्टेट का राइट ऑफ एंटिटीज़ का जो फाइट नहीं कर पा रहे हैं अपने राइट्स के लिए। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करते हैं एससी और एसटी की, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने यहाँ पे बड़े सारे डिपार्टमेंट को ये पूछा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करे डेटा को इनएडिक्वेसी पे, रिप्रेजेंटेशन करे एससी और एसटी का जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। रिजर्वेशन प्रमोशन की बात करें तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्लॉज ए एम्पावर करता है स्टेट को कि प्रोविजन बनाए रिजर्वेशन मैटर्स ऑफ प्रमोशन एससी और एसटी का। नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ले डाउन करता है 3 क्राइटेरिया जो फॉलो करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं आपके रिजर्वेशन इन प्रमोशन को। तो पहला है क्वान्टिफाइड डेटा होना चाहिए रिगार्डिंग जो इनएडिक्वेसी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी और एसटी। एप्लीकेशन जो डेटा का है वो हर कैडर में होना चाहिए, कैडर जो है यूनिट होना चाहिए ऑपरेशन का जो प्रमोशन करे रोस्टर को। फिर आपका जर्नल सिंह वर्सेस एरन गुप्ता 2018 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प करा था जो स्टेट्स हैं उनको रिक्वायर्ड नहीं है कि भाई कलेक्ट करना क्वान्टिफाइंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द बैकवर्डनेस। फिर नेक्स्ट है आपका वन रैंक वन पेंशन स्कीम जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प करा था कि यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फर्मिटी है इन द वे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है OP अमंग द एक्स सर्विस पर्सनल। जो किशोरिया कमेटी है उन्हें डिफाइन करा था वन रैंक वन पेंशन स्कीम, एक यूनिफॉर्म पेंशन होगा जो मिलेगा आर्म फोर्सेस पर्सनस को जो रिटायर हो रहे हैं सेम रैंक पे सेम लेंथ पे और सर्विसेज रिगार्डलेस कि उनकी डेट क्या है रिटायरमेंट की, कोई भी हाई की पेंशन में वो ऑटोमेटिकली पास होगी पास पेंशनर्स पे। इसके अलावा डी नोटिफाइड नॉर्मेटिक और सेमी नॉर्मेटिक ट्राइब्स की बात करें तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पूछा था कि ये फिक्स करे डेडलाइन जो कैटेगराइज करता है ट्राइब्स को एज दलित या ट्राइब्यूनल एज बैकवर्ड। DNT नोटिफाई होते हैं अंडर क्रिमिनल ट्राइब्यूनल एक्ट 1871 का ब्रिटिश रूल के अंडर। इस एक्ट के अंदर मिलियंस ऑफ नॉर्मेटिक या सेमी नॉर्मेटिक कम्युनिटीज़ जो है डिक्लेयर होती क्रिमिनल्स और उनको कंटिन्यूस सर्वेलेंस के अंडर लिया गया था और ये एक्ट रिपील हुआ था 1952 में। ये कमेटी डी नोटिफाई होती बेस्ड ऑन कालेकर कमीशन रिकमेंडेशन। हिस्टोरिकली ये कमिटीज़ जो है इनके पास एक्सेस नहीं है प्राइवेट लैंड का या होम ओनरशिप का, ये ट्राइब्स जो यूज़ करती है फॉरेस्ट को और ग्रेस करती है लैंड्स जो लाइवलीहुड या रेजिडेंशियल यूज़ के लिए है। इसके अलावा जुडिशरी और जस्टिस डिलीवरी की बात करें तो इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिपोर्ट की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव करा था ICGS प्रोजेक्ट फेज़ 2 2022-2023 और 2025-2026 सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ICJS जो है एक इनिशिएटिव है ई कमिटी सुप्रीम कोर्ट का जो इनेबल करता है सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट डिफरेंट पिलर्स पर रहते हैं। ICJS जो है एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जो इनेबल करता है इंटीग्रेशन ऑफ मेन IT सिस्टम को और डिलीवर करता है क्रिमिनल जस्टिस को। इसमें 5 प्रिंसिपल है पुलिस, ई फॉरेंसिक, ई कोर्ट्स, ई प्रोसिक्यूशन जो पब्लिक
प्रोसिक्यूटर के लिए होता है, ई प्रिजनर्स की बात करता है। फेज़ 2 में ये बेसिकली सेम चीज़ पे बिल्ड करता है, वन डेटा वन एंट्री, जिसमें डेटा जो है ये एक ही बार होता है एक पिलर पे, और यहाँ पे जो है विजिबल होते हैं जितने भी सारे पिलर्स पे। अंडर फेज़ 1 यहाँ पे इंडिविजुअल आईटी सिस्टम जो है इंप्लीमेंट करता है, स्टेबलाइज करता है, सर्च करता है रिकॉर्ड्स को जो इनेबल हुई है। एनसीआरबी जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है रिस्पॉन्सिबल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, और एसोसिएट है यहाँ पे नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर जो कोलैबोरेट करते हैं स्टेट और यूटी के साथ। ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट की इम्पोर्टेंस, ई कमेटी बेसिकली जो बॉडी है वो चार्ज है। बात कर रहे हैं रिसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की ट्रायल ने जो हुआ था उसमें ये बोला था कि जजेस शुड नॉट बी स्वेड इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी, मेनली क्योंकि ये ड्रेडफुल नेचर है क्राइम का और ये इम्पैक्ट करता है सोसाइटी को। वो कंसिडर करना चाहिए मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो फेवर करते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट को। जजेस को रेफ़र करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी मतलब ये इवॉल्व होती है, बैलेंस करती है अदर ऑब्लिगेशन सोसाइटी की जो होती है, प्रिजर्व करती है ह्यूमन लाइफ को, और ये एक्यूज को देखती है अनलेस टर्मिनेशन जो है इनएविटेबल है, सर्व करती है बड़े सारे सोसाइटल कॉजेज़ को और कलेक्टिव कॉन्साइंस ऑफ सोसाइटी को। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट हुई थी चुन्ना लाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ने ये हेल्ड करा था बिफोर अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक एवोल्यूशन होगा जो कोर्ट्स करेगा, जो एक्सेस देता है प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी रिफॉर्म्स का। इसके अलावा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है जजमेंट्स है, यहाँ पे पहला जजमेंट है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का। सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रपोज करा था कि यहाँ पे जो है आपका डिक्टम जो है रेयर ऑफ द रेयर केस जो है यहाँ पे डेथ पेनल्टी अवार्ड नहीं होती एक्सेप्ट इन रेयर ऑफ द रेयर केसेस जहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो है क्वेश्चनेबल है। फोर्थ क्लोस्टर कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1989 में पार्डनिंग पावर दी थी एग्जीक्यूटिव की जो जुडिशल रिव्यू के सब्जेक्ट में है। फिर आपका भगवान दास वर्सेस स्टेट है 2011 का, कंसिडर करता है डेथ पेनल्टी को इन केस ऑफ एक्सेस ऑनर किलिंग। फिर आपका यहाँ पे शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2014 का जो बेसिकली डिले करता है एग्जीक्यूशन में। इसका बाद लॉ कमीशन की यहाँ पे रिपोर्ट है, रिकमेंड करती है डेथ पेनल्टी जो अबॉलिश होगी बड़े सारे क्राइम्स को करती है अदर देन टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस और वेजिंग वॉर के। इसके अलावा यहाँ पे सेनेटल ऑन द कोई वे है, बेसिकली ये वॉचफुल गार्डियन है, और कोई वे का मतलब है वॉचफुल या अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट रिकग्नाइज करता है इस फ्रेज को। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस बीजे राव यूनियन ऑफ इंडिया केस है ये 1950 का, जहाँ पे कोर्ट ने ये एक रोल दिया था सेंटिनल ऑन द कोई वे जो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग है। यहाँ पे एआई यूज़ होगा जुडिशरी में। गवर्नमेंट ने पिच करा एक नया अडॉप्ट करने के लिए एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंक्रीज़ करती है एफिशिएंसी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में। इसके अलावा स्टेप्स जो हैं सुवास है, सुप्रीम कोर्ट विधायक अनुवाद सॉफ्टवेयर एक लर्निंग सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन है, इसका ट्रांसलेट करता है जजमेंट को इंग्लिश से रीजनल लैंग्वेज में। इसके अलावा सुपास भी है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट गार्ड एफिशिएंसी जो इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी और रिड्यूस करता है पेंडेंसी, इनकैप्सुलेट करता है जुडिशल प्रोसेस को जो कि कैपेबिलिटी है उसकी ऑटोमेटेड थ्रू एआई। साइड इंटरैक्ट है एक सॉफ्टवेयर सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिकली 17 बेंचेस बनाता है पेपरलेस बाय मेकिंग जजेस एक्सेसिबल टू द फाइल्स एंड एक्सेस टू पिटीशन। फिर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर और लॉज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मोशन ऑफ थैंक्स है यहाँ पे अंडर आर्टिकल 87 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट एड्रेस करता है दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, जनरल इलेक्शन के बाद जो होता है लोकसभा में, और फर्स्ट सेशन हर साल में होता है। यहाँ पे नेक्स्ट डे में मोशन ऑफ थैंक्स जो है दोनों हाउस में मूव होता है जो थैंक करता है प्रेसिडेंट को फॉर हिज एड्रेस, और फिर वो वोट पे पुट होता है। एमपी जो है एक्सप्रेस करता है डिसएग्रीमेंट, मूव करता है अमेंडमेंट मोशन में। डिफीट जो है यहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स का जो देखा जाता है डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपकी जो लास्ट सेकेंड इसमें नेक्स्ट है सेंसस रूल। गवर्नमेंट ने अमेंड करा है सेंसस रूल 1990 का जो इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और सेल्फ इनॉमरेशन शेड्यूल क्वेश्चंस में जो कि पूछते हैं ड्यूरिंग सेंसस इनॉमरेशन। ये अलाउ करता है सेल्फ इनॉमरेशन अपकमिंग सेंसस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। एनपीआई का रजिस्टर है जो यूजुअल रेजिडेंट के लिए होता है कंट्री के। ये क्रिएट करता है कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस हर यूजुअल सिटीजन के लिए, हर यूजुअल रेजिडेंट के लिए।
फिर आपका सेक्शन 8 है आपका सेंसस एक्ट 1948 का, जो बेसिकली पावर देता है, इनोबरेट करता है, क्वेश्चन पूछता है रिगार्डिंग सेंसस और ऑब्लिगेशन आता है रिस्पॉन्सेज टू पावर। और इसमें सर्टन एक्सेप्शंस भी है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितने भी मोड्स हैं ये इंश्योर होता है पब्लिसिटी और एक्सेस करते हैं यहाँ पे। अर्लियर पहले ये रेडियो और ऑडियो विजुअल के थ्रू होता था। पॉपुलेशन सेंसस जो है एक मोड है जहाँ पे कलेक्ट होते हैं, कंपाइल होता है, डेटा को एनालाइज करता है, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल डेटा जो कि स्पेसिफिक टाइम पे होता है जितने भी पर्सन हैं कंट्री में। ये कंडक्ट कौन करता है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल है और सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। सेंसस हिस्ट्री की एक सिस्टमेटिक और मॉडर्न पॉपुलेशन सेंसस है जो प्रेजेंट फॉर्म में है, कंडक्ट करते हैं नॉन सिक्वेंसली बिटवीन 1865-1872 डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। 1872 में ये लेबल हुआ था फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस। हाउएवर जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस हुआ था इंडिया में 1881 में हुआ था। उसके बाद से सेंसस जो है वो अनइंटरप्टली हुआ है 10 साल में। चीफ कमिश्नर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इनॉग्रेट करा है नया ऑफिस, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग के लिए। यहाँ पे चीफ कमिश्नर जो पर्सन फॉर विद डिसेबिलिटी है, जो बेसिकली 1995 के एक्ट में सेटअप हुआ था, वो फंक्शन होता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। कोऑर्डिनेट करता है वर्क ऑफ द स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, मॉनिटर करता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, डिस्टर्ब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सेफ गार्ड करता है राइट्स ऑफ फैसिलिटीज जो अवेलेबल है उनको। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अप्रूव हुआ है एज अ एक्स ग्रेशिया फ्रॉम PMNRFP, जो कि एक होता है आपका विक्टिम्स के लिए। स्टैम्पीड है माता वैष्णो देवी भवन में, तो ये 1948 में आया था। और यहाँ पे पब्लिक कंट्रीब्यूशन होता है जो असिस्ट करता है डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम पाकिस्तान। रिसोर्सेज जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के होते हैं वो इमीडिएट थ्रेट या इमीडिएट एक्शंस को देखते हैं जो हेल्प करते हैं जो नेशनल कैलामिटीज़ में सफ़र कर रहे हैं। ये इसमें बजटरी सपोर्ट नहीं होता पर ये वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है नेशनल ई विद्यान एप्लीकेशन, नेवा है। यहाँ पे नेवा ई पेपरलेस असेंबली है, ये कॉन्सेप्ट है जो इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो फैसिलिटेट करता है आपका वर्क ऑफ असेंबली। ई विद्यान एक रीडिज़ाइन है नेवा, और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन नोडल मिनिस्ट्री जो रोल आउट करता है नेवा को, और जितने भी स्टेट्स यूटी है लेजिस्लेचर है। ई विद्यान एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसमें डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी है। नेवा बेसिकली एम करता है जितने भी लेजिस्लेचर है कंट्री के एक प्लेटफॉर्म में जो क्रिएट करता है एक मैसिव डेटा डिपॉजिटरी। बिहार लेजिस्लेचर काउंसिल जो है पहला हाउस बना था जो ट्रांसमिट करता है नेवा को, कंडक्ट करता है इंटर सेशन को 2021 के पेपर मोड को, पेपरलेस मोड को। फिर आपका जोनल काउंसिल है, ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो कंप्राइज करता है स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड जो है यहाँ पे एक मीटिंग लेते हैं। आइडिया जो है जोनल काउंसिल की वो प्राइम मिनिस्टर ने मोट करी थी, जो डेवलप करता है एक हैबिट ऑफ कोऑपरेटिव वर्किंग अमंग दीज स्टेट्स। 5 जोनल काउंसिल जो सेटअप हुए थे पार्ट 3 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में, उसमें यूनियन होम मिनिस्टर है, फिर आपका चीफ मिनिस्टर है और बड़े सारे मिनिस्टर है जो नॉमिनेट है गवर्नर के द्वारा फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट। 2 मेंबर्स होंगे यूटी से जिसमें जोन भी इंक्लूड होगा। प्रेसिडेंट कलर की बात करें तो ये मिलिट्री यूनिट है जो रिकग्निशन दिए एक्सेप्शनल सर्विस में, जो रेंडर करते हैं नेशन को बोथ इन पीस एंड वॉर। इंडियन नेवी जो फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जो है अवार्ड हुई थी प्रेसिडेंट के कलर के बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 27 मई 1951 में, और रिसेंटली उनको अवार्ड हुआ है INS वल्सोरा। यहाँ पे एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग एंड कॉस्मस प्रमोशन टास्क फोर्स भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कॉन्स्टिट्यूट करा है इसको। AVGC एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स, ये बेसिकली टास्क फोर्स जो है सेक्रेटरी ने हेल्ड करी थी। INB यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इस इंडस्ट्री को, अकेडेमिया को, स्टेट गवर्नमेंट को। इनके टर्म्स और रेफरेंस पे है, और ये बेसिकली अट्रैक्ट करता है FDI को, इनहांस करता है एक्सपोर्ट्स को जो ग्रेट इंडिया ब्रांड इंडिया को करते हैं कैप्चर। AVGC ग्लोबल मार्केट जो है 2025 में यहाँ पे ग्रोथ होती है 25 से 30% की। 1.6 लाख न्यू जॉब क्रिएशन होती है यहाँ पे। फ्रेम करता है यहाँ पे नेशनल AVGC पॉलिसी, रिकमेंड करता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क AVGC रिलेटेड कोर्सेज, बूस्ट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। फिर आपका आता है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पे है। एक ऑनलाइन पोर्टल सोल्यूशन है जो स्पीडी फाइलिंग करता है, प्रोसेस करता है एप्लीकेशन फॉर ब्रॉडकास्टर, जो बड़े सारे लाइसेंस फॉर्मेशन और इस जॉब पे रहता है। सिंपल यूज़र फ्रेंडली वेब पोर्टल है जो बेसिकली ब्रॉडकास्ट करता है एंड टू एंड
सोल्यूशन और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस लाता है। रिड्यूस करता है टर्न अराउंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन और यहाँ पे एप्लीकेंट्स को ट्रैक करता है ये। इसके अलावा इलेक्शन फ्रीबीज की बात करें तो रिसेंटली 15 फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन ने ये रेज करा था कंसर्न ओवर द ग्रोइंग पॉलिटिकल इलेक्शन फ्रीबीज, जिसमें कंटेम्पलेट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सब नेशनल बैंक्रप्सी। इलेक्शन फ्रीबीज बेसिकली ऑफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये रैशनल फ्रीबीज जो होता है फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, जो पार्ट है इलेक्टोरल प्रोमिस का। बेसिकली फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री राइड, लोन वेवर्स, अलाउंसेस, लैपटॉप, ये सारे आते हैं इसमें। सम ऑफ द फ्रीबीज जो है बेसिक नीड्स को हेल्प करते हैं, जैसे वो अपलिफ्ट करते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को, जो एड्रेस करते हैं बड़ी सारी चीज़ें, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रेजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ हो गया। बट ये एक रूट ऑफ फ्री और फेयर इलेक्शन देता है डेमोक्रेसी में, जो कि सेवरल इशू को देखता है। इसके हिसाब से ये ऑफर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है कोई भी फ्रीबीज आइदर बिफोर या आफ्टर इलेक्शन जो पार्टी कंसर्न्स होती है, और ये पॉलिसी फाइनेंशियली वायबल होती है और उनका एडवर्स इफेक्ट होता है, जो बेसिकली वोटर्स डिसाइड करते हैं। अब स्टेप्स क्या लिए गए जो चेक करते हैं फ्रीबीज पॉलिटिक्स को। पहला है सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो ऑब्जर्व करता है लैक ऑफ प्रोविजन और डाइट करता है ECI को, जो फ्रेमवर्क डिज़ाइन करते हैं, जो चेक करते हैं फ्रीबीज कंसल्टेशन विद पॉलिटिकल पार्टीज। इंश्योर करता है इलेक्टोरल प्रोसेस, जो इंटीग्रिटी होती है 2016 की गाइडलाइंस को चेक करता है फ्रीबीज को, जो इंक्लूड हुए हैं पार्ट 8 ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अलाउ करता है वेलफेयर मेजर्स को, और ये बेसिकली गाइडलाइंस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो प्रॉमिस करती हैं और फुलफिल करती है अगर वो इलेक्टोरल ट्रस्ट को गेन करती है। रिफ्लेक्ट करता है रैशनल बिहाइंड द प्रोमिस, और क्लैरिफाई करता है वेज एंड मीन्स जो इसको मीट करता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की बात करें, नीति आयोग है। गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है सुमन बेरी को एज अ नीति आयोग वाइस चेयरमैन। तो नीति आयोग एक प्रीमियम पॉलिटिकल थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो डायरेक्ट करता है और पॉलिसी इनपुट्स होते हैं यहाँ पे। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है अंडर जिसने रिप्लेस करी थी प्लानिंग कमीशन को, और 1950 में आई थी। PM इसका चेयरपर्सन है। गवर्निंग काउंसिल जो है CMS स्टेट्स का और LGA UTs का वाइस चेयरपर्सन है, यहाँ पे अपॉइंट होते हैं PM इन रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। रीजनल काउंसिल की बात करें तो स्पेसिफाइड टर्नर पे है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर फॉर फिक्स टेन्योर। एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर जो रेलेवेंट डोमेन की नॉलेज में है। यहाँ पे जो ट्राई है 1997 का एक सेमिनार हुआ हेल्ड हुआ था 25 जो होता है 25 ईयर्स ऑफ ट्राई, जो रिसेंटली हुआ है। ट्राई का एक एंट्री है प्राइवेट सेक्टर की, जो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है। ये इस्टेब्लिश हुई थी। ट्राई एम्पावर करती है, एजुकेट करती है डिस्प्यूट को अमंग सर्विस प्रोवाइडर, और ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स और ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के बीच बनती है। 2000 में एक एक्ट अमेंड हुआ था TDS SAT, जो सेटअप करते हैं एडजुडिकेट करते डिस्प्यूट डिस्पोज ऑफ अपील्स को। मिसलेनियस है इंडिया स्टेट आउट ऑफ ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट। तो यहाँ पे ये इसका एम है कि इंटरनेट ओपन, फ्री, न्यूट्रल एक पॉलिटिकल कमिटमेंट देते हैं अमंग द पार्टनर्स जो एडवांस करते हैं पॉजिटिव विजन इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के लिए। 60 कंट्री ने साइन करा है डिक्लेरेशन को, इंक्लूडिंग US, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, चाइना, रशिया, जो कि लार्ज नेशंस हैं जो कि पार्ट नहीं है डिक्लेरेशन के। यहाँ पे कमिटमेंट है, प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल फ्रीडम लोगों की, प्रोटेक्ट करता है उनको ग्लोबल इंटरनेट एडवांसेस, फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर आपका प्रमोट करता है ट्रस्ट ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम में, जिसमें प्राइवेसी भी आता है। फिर आपका मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच भी यहाँ पे। इंडिया साइन नहीं करा बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम पे। डेटा शेयरिंग जो है प्रोविजन बुडापेस्ट की, वो इन्फ्रिंज करता है नेशनल सॉवरेनिटी को। प्रेजेंटली कि लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल कन्वेंशन है साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे। इसी के साथ ही पॉलिटी ख़त्म होती है।